उत्तर भारत की तराई में बसे एक छोटे से गांव महाकपुर में एक किसान रहता था। रमेश उम्र 40 वर्ष के आसपास था, पर चेहरे पर थकान और अनुभव ने उसे 70 का दिखा दिया था। जिंदगी भर धूप बारिश में मेहनत करके अपनी 3 बीघा जमीन से ही घर चलाया था। पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और अब उसके साथ सिर्फ उसका बेटा 10 वर्षीय छोटू था, जो उसकी छोटी सी दुनिया और जीने की वजह दोनों था। रमेश के गांव के पास एक बड़ा घना और पुराना जंगल था। कई पीढ़ियों से उस जंगल से गांव वालों का रिश्ता रहा था। कोई लकड़ी लाता, कोई औषधीय पत्तियां, कोई पशुओं को चराने लेकर जाता। पर पिछले कुछ समय से जंगल अजीब तरह से बदल गया था। लोगों का कहना था कि रात में वहां इंसानों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों के बीच किसी की परछाइयां घूमती दिखती हैं। कई बार पशु भी अचानक गायब हो जाते थे। गांव वाले धीरे धीरे जंगल से डरने लगे थे, लेकिन रमेश के लिए डर से ज्यादा जरूरी था अपना खेत बचाना। इस साल बारिश समय पर नहीं आई थी और जमीन सूखने लगी थी। उसे जंगल के किनारे वाली नदी से एक छोटी नहर बनानी थी ताकि पानी खेत तक पहुंच सके। एक दिन सुबह सवेरे रमेश ने खुद से कहा, आज नहर न बनाई तो फसल खराब हो जाएगी और छोटू का पेट कैसे भरूंगा। इतना कहकर वो अपना फावड़ा, कुल्हाड़ी और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चीकू ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा अकेले मत जाइए, जंगल में डर लगता है। रमेश मुस्कुराया और बोला, डरने से अच्छा है सामना करना बेटा। तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी और नम थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी थरथरा रही थी, मानो उसमें कुछ फुसफुसा रहा है। रमेश ने सोचा, शायद मेरा वहम होगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो नदी की ओर बढ़ा। नदी दूर नहीं थी, पर रास्ता कीचड़ और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था। बीच बीच में जंगली पक्षियों और बंदरों की आवाज गूंज रही थी, पर आज जानवर भी जैसे ज्यादा बेचैन थे। नदी तक पहुंचकर उसने नहर खोदनी शुरू की। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसे लगा कि पीछे किसी ने झाड़ी हिलाई है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन जब वो फिर काम में लगने लगा, उसे फिर वही आवाज आई, कौन है वहां, मेरे सामने आओ। इस बार ज्यादा साफ कौन है? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं, पर लगा जैसे हवा में किसी की छाया लहराई हो। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। रमेश चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक लंबी दुबली पतली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर मिट्टी और पत्तों से ढका था। बाल लंबे बिठे हुए, आंखें चमकीली हरी थीं। कुछ पल के लिए रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर फिर उसने हिम्मत बांधी। अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोग मुझे वनदेव कहते हैं। तुम यहाँ नहर क्यों बना रहे हो और किससे पूछकर ये नहर पर खुदाई कर रहे हो? रमेश हैरानी से बोला, रक्षक? यह तो इंसानों की दुनिया है। तुम किस तरह के इंसान हो? वनदेव ने उदासी भरी आवाज में कहा, मैं भी कभी इंसान था, पर वर्षों पहले गांव वालों ने जंगल को इतनी बेरहमी से काटा कि मुझे प्रकृति की रक्षा की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। तब से इस जंगल और इसकी जीव जंतुओं की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। रमेश ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द महसूस किया। मैं जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, नहर बनाकर फसलों को बचाना चाहता हूं। वनदेव ने नदी की ओर इशारा किया। इस नहर से जंगल का पानी कम होगा, पौधे सूखेंगे, जानवर प्यासे मरेंगे। रमेश ने भारी आवाज में कहा, पर अगर मैं पानी ना लाया तो मेरा बेटा भूखा मर जाएगा। दोनों के बीच भारी खामोशी छा गई। मैं गरीब आदमी हूँ, सरकार से मदद नहीं मिलती। गांव वाले भी अपने अपने दुख में फंसे हैं। मैं क्या करूं? वनदेव ने कहा, जंगल और इंसान दोनों को बचाने के लिए कोई और रास्ता होना चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया। वनदेव ने उसे गहरी नजर से देखा।
अगर तुम जंगल के लिए काम करोगे तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। रमेश चौंक कर बोला। कैसा काम? अगर इससे जंगल भी बचेगा और मेरी फसल भी तो मैं तैयार हूँ। वनदेव बोला। जंगल में कई जगह आग फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग चोरी छुपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें रोकने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां से तुम्हें स्वाभाविक रूप से इतना पानी मिलेगा कि तुम्हें कभी नहर नहीं बनानी पड़ेगी। रमेश सोच में पड़ गया, फिर बोला। वनदेव ने सिर हिलाया और बोला, तुम मेरे पीछे आओ। दोनों जंगल के भीतर गहराई में चले। रास्ता कठिन था, पर चलने पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद उनके लिए रास्ता बना रहे हों। यह देख रमेश को आश्चर्य भी हुआ और डर भी। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आसपास लकड़ी का सामान फैला था। पास ही कुछ पॉलीथीन में पेट्रोल भी रखा था, जिससे साफ था कि वे आग लगाने की तैयारी में थे। रमेश ने वन्यदेव की ओर देखा। वन्यदेव ने कहा, इन्हें रोकना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और जोर की आवाज में चिल्लाया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? आदमी चौंक कर मुड़ा और गुस्से में कहा, तुझे क्या लेना देना, दफा हो जा। पर रमेश पीछे नहीं हटे। जंगल सबका है, इसे कोई नहीं जलाएगा। तभी वनदेव आगे आए। जैसे ही दोनों लकड़हारे ने उनकी आंखों में वो हरी चमक देखी, वे डर से कांपने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गोल गोल घूमने लगी। लकड़हारे डर कर भाग निकले। रमेश स्तब्ध रह गया। वनदेव ने समझाया, जंगल खुद अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, पर कभी कभी इंसानों को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। रमेश ने कहा, अब मैं समझ रहा हूँ कि जंगल भी हमारा परिवार है। वनदेव मुस्कुराया। अब समय है कि मैं तुम्हें वह जगह दिखाऊं। दोनों आगे बढ़े। रास्ता पत्थरों और काई से भरा हुआ था, लेकिन आखिरकार वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे, जिसके पीछे एक छिपा हुआ झरना था। यह जंगल का सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान था, जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं आया था। झरने का पानी बिल्कुल साफ चमकीला और लगातार बह रहा था। यह जंगल का सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान था, जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं आया था। झरने का पानी बिल्कुल साफ चमकीला और लगातार बह रहा था। वनदेव ने कहा, यह पानी कभी नहीं सूखता, इसे हमारा जीवन झरना कहते हैं। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं यहाँ से पानी ले सकता हूँ? वनदेव बोले, हाँ, पर एक शर्त पर तुम हर साल जंगल में 5 पेड़ लगाओगे और उन्हें बड़ा होने तक संभालोगे। रमेश की आंखें भर आई। मैं वचन देता हूँ कि मैं हर साल 5 से 10 पेड़ लगाऊंगा और उनको बड़ा होने तक उनकी पूरा ख्याल रखूंगा। वनदेव ने अपने हाथ उठाए और झरने के किनारे की जमीन हिली। धीरे धीरे एक छोटी प्राकृतिक जलधारा खुद बनी, जो रमेश के खेतों की दिशा में बहने लगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये तो चमत्कार है। वनदेव ने कहा, यह चमत्कार नहीं, इंसान और प्रकृति का संतुलन है। अगर तुम इसे निभाओगे, जंगल हमेशा तुम्हारा साथ देगा। रमेश जब गांव लौटा तो सूर्य ढल चुका था। छोटू दौड़कर आया और गले लग गया। बाबा देर क्यों हो गई? मैं बहुत डर गया था। रमेश ने कहा, आज जंगल ने हमारा साथ दिया बेटा। अगले दिनों में जंगल से आई नई जलधारा के कारण रमेश का खेत लहलहा उठा। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले देखते ही रह गए। रमेश ने सबको सच बताया, पर वनदेव वाली बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन रमेश के लिए यह मायने नहीं रखता था। उसने अपना वचन निभाया। वो हर साल पेड़ लगाता, जंगल को साफ रखता और गांव वालों को भी प्रेरित करता। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौट आए, पक्षियों की आवाजें बढ़ी,
गांव की बारिश भी सुधरने लगी। गांव और रमेश सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं